गुड मॉर्निंग। ये क्लास 11th के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 11th में इससे पहले वाले दिन में हमने क्या किया था, तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन नामक चैप्टर हमने क्या किया था, क्लास 11th में खत्म कर लिया था। अच्छा, फ्रिक्शन में मैंने आपको देखो फ्रिक्शन में दो क्लास तो मैंने फ्रिक्शन का कंसेप्ट समझाया है। जब तक फ्रिक्शन का कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा ना, जब तक फ्रिक्शन का कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक आप क्या कर सकते हो, फ्रिक्शन के प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो जो स्टार्टिंग का दो लेक्चर है पहले वो ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर वो स्टार्टिंग के दो लेक्चर को आपने ध्यान से देखा है तभी आप क्या होगा, बाकी के जो दो लेक्चर्स हैं फ्रिक्शन के वो समझ में आएंगे। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली मैं फ्राइडे को एक डाउट सेशन लूंगा, ठीक है? तो अगर होगा फ्राइडे को डाउट सेशन तो आई सेंड द लिंक। 4 बजे ही रखते हैं डाउट सेशन, यही मेरा टाइम रहता है। अच्छा, आज क्या करने वाले हो सर? फिर आज हम स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर। नया चैप्टर का नाम क्या है? सर्कुलर मोशन। देखो, फ्रिक्शन मैंने मेरे एंड से खत्म किया है, तुम्हारे एंड से भी फ्रिक्शन नहीं खत्म हुआ है। तुमको फ्रिक्शन में क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिजिक्स वैसा सब्जेक्ट नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया, तुमने नोट्स देख लिया, काम खत्म हो गया। फिजिक्स में तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम तुम खुद से सॉल्व करोगे उतना ज्यादा अच्छा तुम्हारा फिजिक्स होगा। नहीं तो बाद में ये पूरा फिजिक्स जो है, देखो इतना तो जान लो कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो बिना फिजिक्स के सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये नहीं सोचेंगे सर मेरे को तो बायो और केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है तो मैं बायो और केमिस्ट्री पढ़ूंगा, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ूंगा। तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर सिलेक्शन चाहते हो तो आज से ही याद रखना है कि फिजिक्स सॉल्व करना है। मुश्किल होगा ऐसा नहीं है कि आसान लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन वो मुश्किल तभी आसान होगा जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। जैसे ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्ड होता जाएगा, आप तरीका सीख लोगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आपका काम बन जाएगा। चलिए, आज क्या करना है, आज अपने को स्टार्ट करना है नया चैप्टर जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपने ना, अब बोलोगे सर मोशन है तो एक ही साथ क्यों नहीं काइनेमेटिक्स में पढ़ा दिया था पूरा पूरा मोशन, एक अलग सा क्यों पढ़ाने की जरूरत पड़ रही है? तो सर्कुलर मोशन जो है उसमें ना थोड़ा फोर्स वगैरह सब इन्वॉल्व होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स मिला के क्वेश्चन आएंगे। कुछ अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट और ये सब के कंसेप्ट देखेंगे। फ्रिक्शन का जानदार एप्लीकेशन है सर्कुलर मोशन में। तो ये सब सीखने के लिए ना पहले एक बेसिक नॉलेज ऑफ एनएलएम और फ्रिक्शन अगर होगा तभी सर्कुलर मोशन सीख पाएंगे। अब सर्कुलर मोशन भी दो तरह का सर्कुलर मोशन हम पढ़ने वाले हैं। एक हम ऐसा पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, जो अभी पढ़ लेंगे। फिर हम वर्क एनर्जी पावर वाला जो चैप्टर है उसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वापस हम पढ़ेंगे। मतलब सर्कुलर मोशन भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसका एक पार्ट अभी पढ़ लिया जाएगा और एक पार्ट हम कब पढ़ने वाले हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम का जो चैप्टर है उसके बाद पढ़ने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर और स्टार्ट करना है अपने को। तो आज का चैप्टर क्या है? आज का चैप्टर है सर्कुलर मोशन। अब एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ ना, एकदम आम इंसान के लिए डेफिनेशन, तो सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन आपने ऐसा पढ़ा होगा, इफ अ पार्टिकल is moving, if a particle is moving in a circular path, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसके मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अच्छा, फिर यहां पर एक नोट लिख लेना, कंप्लीट सर्कल में घूमना मैंडेटरी नहीं है। कंप्लीट सर्कल में घूमना मैंडेटरी मतलब जरूरत, मैंडेटरी नहीं है। इसका क्या मतलब है कि अगर एक पार्टिकल ऐसे सर्कल में, सर्कुलर पाथ, एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक है, अब इस सर्कुलर ट्रैक में पार्टिकल जो है, मान लो पार्टिकल ए था, वो ए से घूम के यहाँ कहीं पर आ जाए बी पॉइंट पर, तो ए से घूम के अगर वो बी पॉइंट पर ऐसे आ गया तो पूरा का पूरा कंप्लीट सर्कुलर पाथ में तो वो घूमा नहीं, फिर भी इसके मोशन को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो सर्कुलर मोशन होने के लिए पार्टिकल को एक सर्कल में घूमने की जरूरत है। पूरा सर्कल हो, आधा सर्कल हो, एक से ज्यादा सर्कल बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पाथ कैसा होना चाहिए? सर्कुलर होना चाहिए। तो अभी के लिए तो डेफिनेशन यही समझ लो कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है तो उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे।
आगे जाके ना धीरे धीरे जब हम टर्म्स सीखना स्टार्ट कर देंगे तो हम कुछ और भी टर्म्स आपको बताएंगे सर्कुलर मोशन के रिगार्डिंग। अच्छा, अब यहाँ पर ना फिर से अगर आपको याद हो तो काइनेमेटिक्स में पहले मैंने आपको बताया था मोशन क्या होता था, फिर मैंने आपको ना पोजीशन बताया था कि पोजीशन कैसे फाइंड आउट करना है, पोजीशन कैसे लोकेट करना है। फिर मैंने आपको बताया था कि चेंज ऑफ पोजीशन अगर होता है तो पार्टिकल मोशन में, अगर पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं होगा मेरे रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं होगा तो पार्टिकल मोशन में भी नहीं है। पार्टिकल मोशन में तभी होगा जब विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर उसका पोजीशन चेंज होता है। मतलब यहाँ पर भी अपने को सीखना पड़ेगा, अगर मोशन पढ़ना है तो हम यहाँ पर एक वर्ड सीखने वाले हैं जिसको हम बोलेंगे एंगुलर पोजीशन। ठीक है, अब एंगल्स में खेलेंगे, एंगल्स में खेलेंगे, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, एंगुलर पोजीशन। अब एंगुलर पोजीशन समझाने के लिए मान लो क्या है, मान लो एक चींटी है, एक वॉल है ऐसा, ठीक है, चींटी पहाड़ चढ़े मरने के वास्ते, लड़का करे नाटक लड़की के नाम वास्ते। ये मैंने कोई शायरी नहीं बोली है, ये हमारे मिस्टर गोविंदा का एक गाना है, मेरे को याद है, चींटी पहाड़ चढ़े मरने के वास्ते। मतलब क्या सेंस, चींटी पहाड़ चढ़ रही है क्यों, क्योंकि वापस को कूद के जान देना है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि गाने आज के ही टाइम पर खतरनाक बनते थे, पहले भी बनते थे, मतलब इलॉजिकल गाने पहले ही बनते थे, आज ही बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, अरे खर्रा खाता है, कौन सा नशा करेगा बेचारा, गरीब इंसान है, खर्रा खा के ही अपना मन बहला लेता है। इस गाने ने तो इतना जहर घोल रखा है ना, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। छोड़ो क्या बोल रहा हूँ। अब देखो, मान लो ये वॉल है, ठीक है, ये क्या है, दीवार है। अब इस दीवार पर यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ये जो डॉटेड डॉटेड से मैंने बनाया ना, ये मेरा है लाइन ऑफ साइट। ये सब ना ट्रिग्नोमेट्री में तुमने पढ़ा होगा, लाइन ऑफ साइट ऐसा कुछ पढ़ा है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर किसी ऊपर के चीज को देखना होता है तो सर को ऐसे घुमाना होता है, तो कितने एंगल से जमीन से सर को घुमाते हैं तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते थे, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। अच्छा, मान लो एक चींटी है, कौन सी चींटी, लाल चींटी, रेड एंड, लाल चींटी है। ये लाल चींटी ना मैंने किसी टाइम पर देखा, मान लो t=0 पर मैंने देखा, t=0 सेकंड पर मेरे को ये लाल चींटी यहाँ पर दिखी। अब ये जो लाल चींटी है ना, ये मेरे लाइन ऑफ साइट से, ये क्या था, ये मेरा लाइन ऑफ साइट है। इस लाल चींटी को अगर मेरे को देखना था तो मेरे को अपने लाइन ऑफ साइट को क्या करना पड़ेगा, कुछ ग्राउंड से θ1 एंगल टिल्ट करना पड़ेगा। अगर इस चींटी को देखना चाहता था, अगर ठीक है, पहचानना तेरा मेरा कुछ रिश्ता ना था, इस चींटी से मेरा कोई रिश्ता है, अगर अगर मेरे को देखना था इस चींटी को, तो मैंने देखा तो ये चींटी जो है, मान लो अभी पोजीशन ए पर मेरे को मिली चींटी, और पोजीशन ए पर मेरे को चींटी को देखने के लिए लाइन ऑफ साइट को, अपने मेरा जो लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, उसको मेरे को θ1 एंगल से ऐसे ऊपर करना पड़ा। ठीक है भाई साहब, अब ये चींटी यहाँ पे रुके थोड़ी रहेगी, चींटी बोलेगी तू देख रहा है तो मैं क्या करूं, मैं ऊपर ना जाऊं क्या, मैं अपनी जॉब छोड़ दूं क्या। चींटी बोलेगी नहीं। कुछ समय के बाद जब मैंने देखा तो चींटी भी पोजीशन पर पहुंच गई, एट एनी टाइम टी, किसी समय के बाद, कुछ टी टाइम के बाद मैंने जब चींटी को देखा तो ये जो चींटी थी, ये चींटी कहाँ पहुंच गई, ये चींटी पहुंच गई पॉइंट बी पर। ऐसा बिल्कुल सही है सर। मतलब पहले जो लाइन ऑफ साइट था, पहले जो लाइन ऑफ साइट था वो कुछ तो θ1 एंगल पर था, लेकिन अब अगर देखोगे तो ये जो लाइन ऑफ साइट है, अब ये जो अगर देखोगे तो लाइन ऑफ साइट जो है वो कोई θ2 एंगल पर है क्या, बिल्कुल सही सर। इसका मतलब अगर मैं ऑब्जर्वर हूं, अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो मैं इस चींटी का पोजीशन बता सकता हूं इन टर्म्स ऑफ एंगल्स जो मेरे को रोटेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू व्यू दिस चींटी। इस चींटी को अगर मेरे को व्यू करना है, देखना है, इस चढ़ती हुई चींटी को अगर देखना है तो मैं क्या करूंगा, अपने गर्दन को ऐसे टिल्ट करना स्टार्ट करूंगा। अब जितने स्पीड से, या सॉरी जितने एंगल से मैं अपने गर्दन को टिल्ट करूंगा वही क्या होगा, उसका एंगुलर पोजीशन हो जाएगा। मान लो पहले मैंने इसको यहां से यहाँ टिल्ट किया था, मान लो 30 डिग्री का, तो इस समय इसका एंगुलर पोजीशन क्या था, 30 डिग्री। फिर बाद में मेरे को 60 डिग्री टिल्ट करना पड़ा, तो उस समय इसका एंगुलर पोजीशन कितना हो गया, 60 डिग्री। तो एंगुलर पोजीशन का मतलब हो गया पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल, position of any particle in terms of angle rotated, in terms of angle, in terms of angle rotated
बाय लाइन ऑफ साइट। ऐसा कोई डेफिनेशन तुमसे कभी पूछेंगे नहीं, लेकिन बस मैंने आपको समझाने के लिए डेफिनेशन बना के लिख दिया है कि अपने लाइन ऑफ साइट को जितने भी एंगल से टिल्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू व्यू एंड इन ऑर्डर टू व्यू एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने लाइन ऑफ साइट को जितने भी एंगल से आप टिल्ट करते हो वही क्या होगा, वो हो जाएगा एंगुलर पोजीशन। अब याद रखिए फिजिक्स में डिग्री नहीं चलता, फिजिक्स में डिग्री नहीं चलता, एंगल्स आर मेजर्ड इन रेडियन, angles are measured in radians। एंगल्स को हम क्या करेंगे, रेडियंस में मेजर करते हैं। अब बोलोगे ये क्या बवासीर है सर, रेडियंस क्या नया बवासीर आ गया? तो रेडियंस के लिए क्या करेंगे ना, डिग्रीज और रेडियंस में एक रिलेशन चलता है, क्या होता है 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियंस के इक्विवेलेंट है। या तो आप 180 डिग्री बोलो या पाई रेडियन बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो अलग अलग, अब तुमने ना ये थोड़ा बहुत मैंने आपको जब बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहा था तब मैंने बताया था 180 डिग्री अगर पाई रेडियन है इसका मतलब 90 डिग्री जो है वो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा रेडियंस में। 45 डिग्री अगर लिखना है तो वो पाई बाई 4 हो जाएगा। 60 डिग्री अगर लिखना है तो 60 डिग्री पाई बाई 3 हो जाता है रेडियंस में, रैड लिखते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म। अगर 30 डिग्री लिखना है तो पाई बाई 6 हो जाएगा। और बड़ा एंगल चाहिए, मान लो 360 डिग्री चाहिए तो 360 डिग्री को 2 पाई रेडियंस लिख लेते हैं। तो इस तरह से आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यूजिंग दिस 180 डिग्री का पाई रेडियन है, अगर 180 डिग्री का पाई रेडियन है इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम ये भी तो बोल सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ऐसा बोल सकते हैं ना। अब मान लो मेरे से किसी ने पूछा कि भाई 150 डिग्रीज को आपको कन्वर्ट करना है रेडियंस में, मेरे को किसी ने बोला कि 150 डिग्री जो है उसको रेडियंस में कन्वर्ट करो। मैं जानता हूं कि 1 डिग्री अगर होता तो उसको मैं पाई अपॉन 180 लिखता। अगर एक 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई अपॉन 180, इसका मतलब क्या हो जाएगा 150 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई अपॉन 180 इंटू 150, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 15 से डिवाइड कर देते हैं, ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12, और छोटा कर सकते हैं, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 पाई अपॉन 6, मतलब 150 डिग्री इज 5 पाई अपॉन 6 रेडियंस, ये रेडियंस में कन्वर्जन हो गया। अब ये तुमको मैथ्स तुम सिखाने नहीं वाले यहाँ पर, ये एक फॉर्मूला याद रखो, अब जो भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है कन्वर्ट करते जाओ, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ये जो चैप्टर है सर्कुलर मोशन, वहां पर हम किसी भी पार्टिकल का पोजीशन लोकेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। अब जब किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को एंगल्स के टर्म में लोकेट करेंगे तो हम उसको बोलते हैं उसका एंगुलर पोजीशन। बिल्कुल सही है सर जी। अब देखो ना, एक जो अच्छा स्टूडेंट होगा ना, जिसने काइनेमेटिक्स अच्छे से पढ़ रखा होगा, उसको सर ये सब बातें तो पहले ही रिपीट कर दिया, पहले ही आपने बता दिया था, पुरानी बातें रिपीट कर रहे हो। नेक्स्ट पोजीशन के बाद मैंने आपको बताया था वहां पर डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन के बाद मैंने आपको बताया था वहां पर डिस्प्लेसमेंट। अब सिंस यहाँ पर सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर कैसा आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता था चेंज ऑफ पोजीशन, अगर पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है मतलब वो डिस्प्लेस कर रहा है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, जैसे पहले एंगुलर पोजीशन इतना था, इतना एंगल, बाद में एंगुलर पोजीशन ये हो गया, ये बड़ा सा एंगल, तो ये जो बचा हुआ एंगल है यहाँ पर θ2 माइनस θ1, वही मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या, पहले मेरा एंगुलर पोजीशन θ1 का था, बाद में θ2 का हो गया, तो एंगुलर पोजीशन कितने से चेंज हो गया, θ2 माइनस θ1 का चेंज हो गया। क्या, अब θ2 माइनस θ1 का चेंज हो गया, तो फिर से अब ये θ2 माइनस θ1 क्या है, एंगल में से एंगल माइनस करोगे तो एंगल ही बचेगा, तो उसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, रेडियंस हो जाएगा। इसका मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये ए एन है, ठीक है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका वैल्यू हो जाएगा चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। अब फिजिक्स में कभी भी चेंज वाला वर्ड अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं, चेंज का मतलब होता है फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल। तो फाइनल एंगल θ2 था, मतलब फाइनल एंगुलर पोजीशन θ2 था, इनिशियल एंगुलर पोजीशन वाज θ1, तो θ2 माइनस θ1 किया, सॉल्व किया तो रेडियंस के बराबर हमारे पास θ2 माइनस θ1 रेडियंस का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया।
बिल्कुल सर, ये सब बातें तो समझ में आता था पहले से ही, बस आपने एंगुलर एंगुलर जोड़ के मुश्किल बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये सब तुमने काइनेमेटिक्स में पहले ही समझ लिया है, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अच्छा भाई साहब, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद अपन पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट वर्ड जो हम सीखने वाले हैं वो क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल। अब एंगुलर वेलोसिटी, जब देखो पहले हम सीखते थे डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर हम बात करते थे कि किस रेट से डिस्प्लेसमेंट हुआ है। पहले हम तो सीखते थे कि पार्टिकल का पोजीशन था, पार्टिकल ने पोजीशन चेंज कर दिया, पार्टिकल ने पोजीशन चेंज कर दिया मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फिर हम बात करते थे उसके स्पीड और उसके वेलोसिटी पर, तो हम बोलते थे कि किस रेट से पार्टिकल पोजीशन चेंज कर रहा है, वही उसका वेलोसिटी होता था। तो यहां पर भी एंगुलर वेलोसिटी अगर डिफाइन करना है तो हम एंगुलर वेलोसिटी को लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, जिस रेट से पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन चेंज होगा वो उसका एंगुलर वेलोसिटी है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं ना, फिर से देखो इंस्टेंटेनियस और एवरेज वाली बात फिर से यहां पर आ जाएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता था कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी जानना है तो वहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखते थे। और एवरेज का मतलब होता था कि जब एक टाइम इंटरवल में किसी पार्टिकल का वेलोसिटी जानना होता था तो वहां पे एवरेज वेलोसिटी लिखते थे। तो अब एंगुलर वेलोसिटी को ना, एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से। अब अगर मैं लिखूं ऐसा ओमेगा, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं इंस्टेंटेनियस। अब मैं पूरा पूरा डिटेल में ये सब नहीं बताने वाला क्योंकि ये सब मैंने काइनेमेटिक्स में पहले ही बता दिया है। अगर मैंने सिर्फ लिखा ओमेगा मतलब मैं बात कर रहा हूं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो है उसको हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो चेंज ऑफ पोजीशन को हम क्या लिख सकते हैं, अब अगर इंस्टेंटेनियस है तो इंस्टेंटेनियस के लिए मैं लिख दूंगा डी थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय dt, मतलब छोटे से dt टाइम पर। अब dt टाइम का, dt का मतलब क्या होता है, dt का मतलब होता है इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन टाइम, मतलब बहुत छोटा चेंज इन टाइम, बहुत छोटा बहुत छोटा चेंज इन टाइम। ठीक है, dt का मतलब है बहुत छोटा चेंज इन टाइम। अब dt अगर बहुत छोटा चेंज इन टाइम है तो d थीटा क्या होगा, बहुत छोटा चेंज इन एंगुलर पोजीशन, बहुत छोटा चेंज इन एंगुलर पोजीशन, बहुत छोटा चेंज इन एंगुलर पोजीशन को अपन ने क्या लिख दिया, डी थीटा। तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को अपन लिखना है जब भी, अगर जैसे वहां पर जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करते थे तो वहां पे लिखते थे dv अपॉन dt, ठीक है। और अगर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करना है इस तरह से, अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, या इस एवरेज वाले टर्म को ऐसा भी लिख सकते हैं फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम। अब इंस्टेंटेनियस और एवरेज इस तरह से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको ना ये एंगुलर वेलोसिटी जो है, आई होप डेफिनेशन वाइज आपको समझ में आया होगा। इंस्टेंटेनियस अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट करोगे तो इंस्टेंटेनियस बोल देना, और अगर एक टाइम इंटरवल पर कैलकुलेट करोगे तो एवरेज बोल देना। अच्छा, अब अगर इसका ना, इसका एसआई यूनिट अगर मेरे को फाइंड करना है, मान लो एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मेरे को फाइंड आउट करना है, एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने ओमेगा को डिफाइन किया है, ओमेगा इज डी थीटा अपॉन डी टी। अच्छा भाई साहब, डी थीटा को हम एक्सप्रेस करते हैं रेडियंस पे, डी थीटा को हम एक्सप्रेस करते हैं रेडियंस पर, और dt का मतलब होता है सेकंड्स, dt का एसआई यूनिट है सेकंड। तो ओमेगा का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है रेडियंस पर सेकंड। इसका मतलब कि एक सेकंड में, अब इसको अगर तोड़ के पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे कि एक सेकंड में पार्टिकल कितने रेडियंस ऑफ एंगल। अब कभी भी अगर एंगल मेजर करोगे फिजिक्स में तो आप डिग्री का यूज नहीं करने वाले, आप यूज करोगे रेडियंस। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकंड का है,
अगर पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड का है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 रेडियंस इन 1 सेकेंड, मतलब वो 10 रेडियंस। अब 10 रेडियंस और 10 डिग्रीज में बहुत डिफरेंस है भाई साहब। पाई रेडियंस का मैंने 180 डिग्री बताया था, पाई रेडियंस का 180 डिग्री बताया था, तो आप 10 रेडियन का इमेजिन कर सकते हो। पाई का वैल्यू 3.14 होता है, मैंने ये आपको बताया था ना अभी एक रिलेशन। 3.14 रेडियंस ये 180 डिग्री के इक्वल है। तो मान लो अगर मैं बोलूं 10 रेडियंस, अब ये 10 रेडियंस का 10 डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा नहीं सोचेंगे सर 10 रेडियन मतलब 10 डिग्री से क्या, नहीं। अगर 3.14 रेडियन 180 डिग्री है, तो इसके हिसाब से अगर मेरे को 10 रेडियंस का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो कन्वर्जन करके अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 रेडियन जो है, 1 रेडियन को ऐसा लिख सकते हैं ना, 180 डिवाइडेड बाई 3.14। तो अगर 1 रेडियन इतना है तो उसमें 10 मल्टीप्लाई कर देना, 1800 डिवाइडेड बाई 3.14 वो क्या हो जाएगा, डिग्रीज में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसा बोला गया कि किसी पार्टिकल का जो ओमेगा है वो 10 रेडियंस पर सेकेंड का है, इसका मतलब क्या है कि वो एक सेकेंड में 10 रेडियंस का एंगल चक्कर लगाने वाला है। बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर जी, इतना तो समझ में आ गया। अब ना मैं आपको ना एंगुलर वेलोसिटी का एक छोटा सा फील दिलाने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए स्टॉप शेयरिंग करते हैं, ठीक है। मान लो तुमने ना वो भूत वाली फिल्में देखी होंगी, भूत वाली फिल्मों में क्या होता है, अब मान लो वो जो भूत होता है ना, वो डराने के लिए क्या करते हैं, एकदम आराम से ऐसे गर्दन को टिल्ट करते हैं, एकदम आराम से ऐसे धीरे 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 स्लोली स्लोली, इतना स्लोली करते हैं कि सामने वाले की डैश होके हाथ में आ जाए, ऐसे ऐसे एकदम आराम से धीरे धीरे स्लोली करते हैं। कभी कभी ऐसे धीरे धीरे करते हैं, फिर एकदम जल्दी से वापस ला देते हैं, ऐसे जल्दी से वापस ला देते हैं। इसका मतलब क्या है ना, सेम। अब अगर तुम देखोगे तो मैंने अपने फेस को क्या किया, मैंने अपने फेस को ऐसे 90 डिग्री से टिल्ट किया है। पहले मेरा फेस ये था, पहले मेरा फेस ये था, ऐसे था मेरा फेस, मैंने 90 डिग्री से टिल्ट कर दिया। एक बार मैं एकदम आराम से कर रहा हूँ और एक बार मैं एकदम झटके से कर दिया। मतलब दोनों के ही केस में जो एंगल घूमने का रेट था वो तो सेम था सर जी। दोनों ही केस में एंगल घूमना जो था वो अपने को 90 डिग्रीज का था, लेकिन जो रेट हो गया, रेट मतलब टाइम, जिस टाइम पर वो 90 डिग्री घूमे वो अलग अलग हो गया। अगर एकदम झटके से घूम गए तो जो रेट है वो ज्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि टाइम कम था। लेकिन एकदम आराम से घूम रहे, टाइम ज्यादा लगा दिया, अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा कर दिया तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगा क्या, ओमेगा का। तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि ओमेगा जो है वो ये समझा रहा है कि पार्टिकल का पोजीशन चेंज तो हो रहा है, लेकिन किस रेट से पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है ये कौन समझा रहा है, ये समझा रहा है अपने को ओमेगा। जितना ज्यादा ओमेगा का वैल्यू उतना जल्दी जल्दी वो एंगल घूमेगा, जितना कम ओमेगा का वैल्यू उतना आराम से वो घूम रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये ओमेगा का फील था सर्कुलर मोशन में। फिर से स्क्रीन शेयरिंग वापस। अच्छा, अब इसमें ना एक और टर्म होगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का एक टर्म होगा। तो फ्रीक्वेंसी और ओमेगा में आपको रिलेशन समझाता हूं। न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में अपने को रिलेशन फाइंड, रिलेशन मतलब चाचा है, ताऊ है, भतीजा है, क्या है, ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है, देखते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी वर्ड पढ़ा तो होगा सर जी, सुना तो होगा, ये फ्रीक्वेंसी क्या था। फ्रीक्वेंसी होता है, अगर मैं फैन के बारे में बात करूं, फैन चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, फैन का मतलब होता है स्विच ऑन किया, एक चक्कर लगाया, रुक गया, फिर बोलता है कि फिर से चल जा, फिर चलता है, फिर बोलते हैं फिर से चल जा, फिर चलता है। ऐसा होता है क्या, नहीं। एक बार स्विच ऑन कर दिया, पागलों की तरह घूम रहा है, 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 घूमता ही रह रहा है बेचारा, घूम रहा है। जब तक तुमने स्विच ऑन करके रखा है वो घूम रहा है, उसको नहीं पता घूम के कहां जाना है, लेकिन वो घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कंप्लीट चक्कर, नंबर ऑफ कंप्लीट चक्कर इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ कंप्लीट चक्कर हो गए, जैसे मैंने बोला कि एक फैन था, एक फैन था, ये फैन ऐसे से घूम रहा है, ऐसे से घूम रहा है, ऐसे। शक्तिमान, शक्तिमान ऐसे ही घूमता ना। ठीक है, अब पता नहीं तुमने तो शक्तिमान देखा नहीं होगा, तुम तो भाई वो एवेंजर्स और कौन डीसी और मार्वल वाले तुम टाइप के, आयरन मैन और ये मैन और वो मैन।
अपन तो शक्तिमान वाले थे, शक्तिमान कॉमेडी करता था लेकिन अपन देखते थे, डाई हार्ड फैन थे भाई साहब अपन। अच्छा, नंबर ऑफ कंप्लीट चक्कर इन 1 सेकेंड, इसका मतलब क्या है कि मान लो मैंने बोला कि अ फैन इज रोटेटिंग, ऐसा लिखा मिल जाएगा आपको, अ फैन इज रोटेटिंग विथ 120 आरपीएम, ऐसा बोल दिया इन्होंने, आपको ऐसा लिखा मिलेगा, ठीक है। एक फैन है जो क्या कर रहा है, 120 आरपीएम से रोटेट कर रहा है, मोटर टरबाइन ये सब में ना लिखा रहता है उसका रोटेशन स्पीड कितना है, आरपीएम में रहता है वो। अब ये आरपीएम का मतलब क्या है, आरपीएम का मतलब है रेवोल्यूशंस पर मिनट, आरपीएम का मतलब है रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो अगर ये लिखा है ना कि 120 आरपीएम, 120 आरपीएम, इसका मतलब हो जाएगा 120 कंप्लीट चक्कर, 120 कंप्लीट चक्कर या 120 कंप्लीट रोटेशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में वो जो फैन था वो ऐसे 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 120 बार चक्कर लगा चुका है। अब ये कभी भी अगर आपको 120 आरपीएम मिले ना, तो इसको आप हमेशा क्या करना, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि एसआई स्टैंडर्ड तो अपना सेकंड्स है भाई साहब, आरपीएम में वो दे रखते हैं, लेकिन अपना एसआई स्टैंडर्ड क्या है, अपना एसआई स्टैंडर्ड तो सेकंड्स है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, अगर 1 मिनट में, इन 1 मिनट, अगर देयर आर 120 रेवोल्यूशंस या 120 रोटेशंस, in 1 minute if there is 120 rotation, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 60 सेकेंड में 120 रोटेशन है, ऐसा बोल सकते हैं सर, बिल्कुल 1 मिनट को 60 सेकेंड लिख सकते हैं। अगर 60 सेकेंड में 120 रोटेशन है तो एक सेकेंड में 120 अपॉन 60 रोटेशंस हो जाएंगे क्या, तो 160 अपॉन, सॉरी 120 अपॉन 60 करोगे तो 2 आ जाएंगे ना। तो जब भी आपको आरपीएम में मिला ना, जब भी आपको आरपीएम मिले, आप उसको आरपीएस में कन्वर्ट कर लो। आरपीएस का मतलब क्या हो जाएगा, रेवोल्यूशंस पर सेकंड या रोटेशंस पर सेकंड, रोटेशंस होता है जनरली, रोटेशन पर सेकंड। तो कितना रोटेशन हो जाएगा, तो 2 रोटेशन पर सेकंड, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है उसके हिसाब से 2 रोटेशन पर सेकंड। अब ये तो था सर फ्रीक्वेंसी कि 1 सेकंड में 2 रोटेशन हो गया, यही तो मैंने लिखा ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि 1 सेकंड में कितने कंप्लीट चक्कर्स लगे, उसको हमने लिखा फ्रीक्वेंसी। मैंने एक आपको डेटा दिया कि एक फैन है जो 120 आरपीएम पे घूम रहा है, इसका मतलब 1 मिनट में उसने 120 कंप्लीट चक्कर लगाए थे। अच्छा भाई साहब, अब जो इनकम्प्लीट चक्कर्स होगा ना उनको नहीं काउंट करते, सिर्फ कंप्लीट चक्कर्स देखते हैं। तो जब भी आरपीएम में आपको कुछ भी मिले ना, तो आप उसको क्या करना ना, ये आरपीएम में फ्रीक्वेंसी मिलता है, आप उसको आरपीएस में कन्वर्ट कर लेना, रोटेशंस पर सेकंड। अभी एकदम ध्यान से देखना, इस फ्रीक्वेंसी वाले टर्म से हम निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। मान लो ये पॉइंट था और मैं यहां से घूमना स्टार्ट करके, यहां से घूमना स्टार्ट करके, यहां से घूमना स्टार्ट करके वापस से यहां पर आ गया, कितना एंगल रोटेट किया मैंने, बोलोगे सर यहां से घूम के अगर वापस से आप यहां पर आ गए मतलब आपने 360 डिग्री रोटेट किया, लेकिन एंगल्स तो डिग्री में बोलते नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इन वन कंप्लीट रोटेशन, इन वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में जो एंगल्स हमने घूमा होगा वो 2 पाई रेडियंस का है क्या, अगर 360 डिग्री एंगल घूम गया मतलब 2 पाई रेडियंस घूम गया ना। तो अगर एक 1 कंप्लीट रोटेशन का मतलब 2 पाई रेडियन है, तो अब देखो 1 सेकेंड में, इफ इन 1 सेकेंड number of rotation is 2, that implies, अगर एक सेकेंड में number of rotation is 2, that implies angular displacement in 1 second, angular displacement in 1 second, 1 सेकेंड में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2 इंटू 2 पाई, 4 पाई के इक्वल हो जाएगा क्या, सर नहीं आया समझ में। अरे भाई साहब, अगर एक चक्कर में 2 पाई घूम रहे थे तो एक सेकंड में कितने रोटेशन हुए, 2, तो अगर एक चक्कर में 2 पाई घूमा तो 2 चक्कर में 4 पाई घूम जाओगे। तो अपन ने क्या बोल दिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड 4 पाई हो गया। अब जो एक सेकंड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वही तो एंगुलर स्पीड है ना, जो एक सेकंड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वही तो एंगुलर स्पीड है। इसका मतलब भाई साहब, इसका मतलब
इसका मतलब जब भी अपने को फ्रीक्वेंसी गिवन है तो अपन ओमेगा कैसे निकालेंगे, ओमेगा को लिख देंगे 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला लिख देंगे। और याद रखिए फ्रीक्वेंसी को मेजर करेंगे रोटेशन पर सेकेंड से। बहुत बार आपको जब क्वेश्चन मिलेगा ना तो आपको जो फ्रीक्वेंसी वाला ये जो एंगुलर स्पीड है ना, वो एंगुलर स्पीड डायरेक्टली नहीं बता के आपको फ्रीक्वेंसी बता देंगे। ऐसा बोल देंगे कि 1200 आरपीएम पे कोई फैन था वो घूम रहा था, तो अगर 1200 आरपीएम पे कोई फैन घूम रहा है तो वहां से आप उसको क्या करो, आरपीएम में है तो उसको आरपीएस में कन्वर्ट कर लो, जो भी आरपीएस का वैल्यू आया ना उसमें 2 पाई मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैंने बोला कि एक सेकंड में 5 चक्कर लगे, मान लो एक सेकंड में 5 चक्कर लगे, तो 5 बार उसने 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई घूम लिया क्या। अब ये नहीं सोचना है सर अगर यहां से स्टार्ट करके वापस घूम के यहीं पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ भाई साहब। अगर स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होता है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। एंगुलर पोजीशन कितना हुआ, 2 पाई हुआ। एक चक्कर के बाद पार्टिकल का जो एंगुलर पोजीशन है वो 2 पाई का हो गया, तो 2 चक्कर पर 4 पाई, 3 चक्कर पर 3 पाई। मान लो मैंने बोला कि एक सेकंड में 5 ऐसे कंप्लीट चक्कर हो गए, तो जो उसका ओमेगा होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 5 मतलब 10 पाई हो जाएगा। बात समझ में आया क्या। तो बहुत बार आपको डायरेक्टली वो ओमेगा नहीं देंगे क्वेश्चन में, आपको वो फ्रीक्वेंसी दे देंगे। फ्रीक्वेंसी से आपको क्या करना पड़ेगा, ओमेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ओमेगा के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। ओमेगा आपको ये बताता है कि ओमेगा आपको क्या बताता है, ओमेगा आपको ये बताता है कि जो एंगुलर पोजीशन चेंज करने का क्या रेट है वो अपने को ओमेगा से पता चलेगा। अगर ओमेगा ज्यादा है मतलब तुरंत में एंगल घूम रहा है, अगर एंगुलर वेलोसिटी कम है मतलब एंगल घूमने में टाइम लगेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा का रिलेशन मैंने समझा दिया, यूनिट मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट वर्ड अपन क्या करेंगे सर जी, नेक्स्ट अच्छा ये जो ओमेगा है ना इसका डायरेक्शन भी होता है, ये जो ओमेगा है इसका डायरेक्शन भी होता है। एक साथ बताऊंगा, ठीक है, थीटा ओमेगा और अल्फा तीनों बता लेने दो, फिर तीनों का डायरेक्शन, तीनों वेक्टर क्वांटिटीज है, तीनों को एक्सियल वेक्टर्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड पहले सीख लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम बात करने वाले हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो इसमें जो थियरी पार्ट है ना, इसमें जो थियरी पार्ट है, दो लेक्चर लगेगा थियरी पार्ट। थियरी एकदम याद कर लेना, एकदम जो मैं लिख रहा हूं जो मैं बोल रहा हूं वो याद कर लेना, तब जाके आप इसके क्वेश्चन सही से सॉल्व कर पाओगे। एकदम दिमाग में बैठा लेना कि थियरी पार्ट अपने को क्या करना है सर जी, याद कर लेना है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करना है अपने को अल्फा से, अल्फा। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, तो लॉजिकल है सर जी, समझ में आ रहा है। आपने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाया, एंगुलर वेलोसिटी के जस्ट बाद क्या बोलोगे, एंगुलर एक्सेलरेशन ही तो बात करोगे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन पे बात करते हैं, देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। तो ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, किस रेट से पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा उसको हम बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे वहां पर एक्सेलरेशन क्या करते थे काइनेमेटिक्स में, जब एक्सेलरेशन के बारे में बात करते थे तो एक्सेलरेशन में ये बोला जाता था कि जिस रेट से पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज होता था वो उसका एक्सेलरेशन होता था। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इसका मतलब क्या है, हर एक 1 सेकंड के बाद पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड से बदलने वाला है। बिल्कुल सर, मैंने आपको, हमें याद है ये सर। तो यहाँ पर अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बताएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मतलब किस रेट से एक घूमते हुए पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा, ये कहां से पता चलेगा, तो ये अपने को पता चलेगा फ्रॉम द नॉलेज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन या अल्फा। अब इसका अगर मैं यूनिट लिखूं तो अपन इसको फिर से कैसे डिफाइन करेंगे, एक तो एवरेज बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। अगर आप इंस्टेंटेनियस लिखना है, अल्फा लिखा मतलब इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस का मतलब हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा को ही हमने क्या लिखा, अल्फा लिखा, तो डेफिनेशन वाइज ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस, ये मेरे पास हो गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और अगर मेरे को अल्फा का एवरेज वैल्यू चाहिए, अल्फा का एवरेज वैल्यू का मतलब हो जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा को प्यार से क्या लिख सकते हैं, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम। अगर इसका ऐसा यूनिट देखोगे तो यहाँ पर इसका यूनिट क्या था, ये
इसका यूनिट है रेडियंस पर सेकेंड डिवाइडेड बाई एक और सेकेंड। तो अल्फा का जो यूनिट है, अल्फा का जो यूनिट है वो हो जाता है रेडियंस पर सेकेंड का स्क्वायर। इस तरह से अल्फा को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब फिर से एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का मतलब यहां पर समझेंगे। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, फिर से अगर घूमने का सेंस देखो, एक वर्ड होता है टॉर्क, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, एक वर्ड होगा, जैसे वहां पर क्या होता था लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन में पार्टिकल को एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कराता था, टॉर्क, सॉरी लीनियर मोशन में जब हम पार्टिकल पर फोर्स लगाते थे तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ही तो एक्सेलरेशन आता था ना। अब एक्सेलरेशन का कहानी हमने पढ़ा है, अगर पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है और फोर्स इधर है, वेलोसिटी इधर और फोर्स इधर, मतलब ये रिटार्डेशन का केस हो गया क्या। वेलोसिटी और फोर्स अगर अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं तो वो रिटार्डेशन होता है, और वेलोसिटी और फोर्स अगर एक डायरेक्शन में होता है तो वो एक्सेलरेशन होता है ना। कोई नेगेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन याद नहीं रखेंगे, हमेशा ये बात याद रखेंगे कि अगर चलने का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन एक जैसा है मतलब वो एक्सेलरेशन है। जैसे जो भी मैं लिखते जाता हूँ वो स्क्रीन पॉज करके लिखते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की बहुत कमी है, छोटा सा स्पेस है, उसी में सब कुछ भर भर के लिखना है। हाँ, जैसे ये एक्सेलरेशन है, ये भी अगर देखोगे ना, ये भी अगर देखोगे तो ये भी एक्सेलरेशन है। कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि सर इधर जाते हैं तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इधर जाते हैं वो नेगेटिव एक्सेलरेशन, गलत सोचना है भाई साहब आपका। जब भी फोर्स का डायरेक्शन और चलने का डायरेक्शन एक जैसा है मतलब वो एक्सेलरेशन है, और अगर फोर्स और चलने का डायरेक्शन अलग अलग है तो वो क्या है, रिटार्डेशन। तो यहां पर भी वैसा ही है, फोर्स का काउंटर पार्ट रोटेशन में होगा टॉर्क। ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो कि जिस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने, ये नोट है भाई साहब, जिस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए फोर्स की जरूरत है, फोर्स की जरूरत है, उसी तरह ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए, ऑब्जेक्ट को घुमाने मतलब ऐसे नहीं कि चलो बाहर घुमा के ले आते हैं, घुमाने मतलब यहाँ पे रोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं सर चलो सर ऑब्जेक्ट को घुमा के बाहर से ले आते हैं, नहीं, रोटेशन कराने भाई साहब। जिस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए फोर्स की जरूरत है, उसी तरह से ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए टॉर्क की जरूरत है, टॉर्क की जरूरत है। बात समझ में आ रहा है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट घूमेगा तो टॉर्क होगा भाई साहब, तभी घूमेगा, ठीक है। जिस तरह से अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ ऑब्जेक्ट चलाना है या चलता हुआ ऑब्जेक्ट रोकना होता है तो दोनों ही केस में फोर्स लगाना पड़ता है। उसी तरह अगर रुके हुए ऑब्जेक्ट को घुमाना है या घूमते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना है, दोनों ही केस में टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी। तो टॉर्क को सब आगे समझेंगे, अभी बस इतना समझ लो कि ये जो टॉर्क का डायरेक्शन, हाँ समझ लो, देख लो, पता नहीं समझ पाओगे कि नहीं, ऐसा समझ लेते हैं। देखो मान लो एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक है, अगर पार्टिकल के ओमेगा का डायरेक्शन, अब देखो पार्टिकल का ओमेगा का घूमने का सेंस कैसा है, इस तरह से, ये कौन सा सेंस हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ओमेगा का घूमने का सेंस है एंटी क्लॉकवाइज, और मान लो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, वो जस्ट ऑपोजिट सेंस का है, क्लॉकवाइज। इस केस में क्या होगा, धीरे धीरे ओमेगा का वैल्यू कम होता चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रिटार्डेशन, ये हो जाएगा रिटार्डेशन। लेकिन अगर ऐसा है ओमेगा का घूमने का सेंस और अल्फा का घूमने का सेंस दोनों अगर एक जैसा है तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। ऐसा याद रखना है, अगर घूमने का सेंस अलग अलग है तो वो क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा। अगर घूमने का सेंस एक जैसा है तो वो क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ये जो तीनों वेक्टर, तीनों टर्म्स मैंने जो आपको सिखाया ना, क्या क्या सर टर्म सिखाया आपने, सबसे पहले मैंने आपको दिखाया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहला वर्ड मैंने आपको बोला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वर्ड में आपको मैंने बताया आपको एंगुलर वेलोसिटी,
और फाइनली मैंने आपको बताया एंगुलर एक्सेलरेशन। फाइनली हमने बात किया किस पर, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तीनों वर्ड जो है ना, ये तीनों वर्ड जो हैं वो एक्सियल वेक्टर्स हैं। अब एक्सियल वेक्टर्स क्या है, तो बस नाम याद रख लेंगे, क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों एक्सियल वेक्टर्स बोलते हैं, इनके पीछे अपने को नहीं परेशान होना है। एक्सियल वेक्टर्स में क्या होगा, देखो इनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना तो सर आपने सिखा दिया सर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एंगुलर फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। एंगुलर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना आप समझ गए हो। डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन के लिए आप यूज करोगे राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, पहले तो अपना पता होना चाहिए अपना राइट हैंड कौन है। ऐसा नहीं कि सर मेरा राइट हैंड तो बाबू राव सर, अपना राइट हैंड कौन है वो देख लेना, ठीक है। अब अपना राइट हैंड का बहुत जरूरत होता है, बहुत काम होता है, बहुत जगह काम भी आता है। मान लो मैंने बोला कि जो पार्टिकल था ऐसे घूम रहा है, किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये पार्टिकल जो है वो ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, और उसका घूमने का जो सेंस है ना वो एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है। तो आप क्या करो ना, ये फिंगर्स को सर्कल के लॉन्ग कर्ल कर दो, ये जो कर्लिंग फिंगर्स है। मान लो मैंने बोला कि पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है सर्कल में, तो आप फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर दो सर्कल के घूमने के डायरेक्शन में। थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा ना वही एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो अगर अगर घूमने का सेंस ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, पता नहीं वहां पे कैसा पता चल रहा होगा, लेकिन आप खुद से करके देखना। अगर घूमने का सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जब आप फिंगर्स, ये कर्लिंग फिंगर्स को रोटेट करोगे, तो थंब जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। और जब आप उसको ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में जब घुमाओगे, तो थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो राइट हैंड थंब रूल बोलो, या इसको मैक्सवेल स्क्रू रूल या मैक्सवेल ढक्कन रूल बोलते हैं। तुम नोटिस करना, वो जो बॉटल का कैप होता है, बॉटल के कैप को जब ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते हो ना, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो अंदर जाता है, ऐसे ऐसे ढक्कन को बंद करते हैं तो वो क्लॉकवाइज वो वैसे अंदर जाता है। तो बोलते हैं मैक्सवेल स्क्रू रूल, मैक्सवेल ढक्कन रूल। ढक्कन को ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाया ढक्कन को तो ढक्कन नीचे गया, लेकिन उसी ढक्कन को जब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो ना तो ढक्कन ऊपर आता है। तो मैक्सवेल स्क्रू रूल, मैक्सवेल ढक्कन रूल आपको पता होना चाहिए। इससे हम क्या करेंगे, ये एक्सियल वेक्टर्स के डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। इतना मुश्किल तुम लोग के लिए नहीं होगा, क्योंकि तुमने राइट हैंड थंब रूल वेक्टर्स में भी देखा था कि राइट हैंड थंब रूल को कैसे यूज करना है। तो मैंने बता दिया कि ये जो इसको एक्सियल वेक्टर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि काम कुछ अलग प्लेन में चल रहा है और डायरेक्शन कुछ अलग प्लेन में। जैसे ओमेगा घूम कैसे रहे थे, ओमेगा हम घूम रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जो ओमेगा हम घूम रहे हैं वो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहे हैं, और इसका डायरेक्शन कहां चला गया, ऊपर वर्टिकल प्लेन में। इसका मतलब क्या हो गया, घूमने का प्लेन अलग है और डायरेक्शन अलग हो गया, इसलिए इस तरह के वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना सिखा दिया है, डायरेक्शन फाइंड आउट करना भी मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। बिल्कुल सही है सर। अच्छा, अब ये जो टर्म्स मैंने आपको सिखाया ना, ये जो सारे टर्म्स मैंने आपको सिखाया, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इन सबको यूज करेंगे और अब क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे, ठीक है। तो फॉर कांस्टेंट, एकदम देखो पूरा काइनेमेटिक्स रिवाइज हो रहा है भाई साहब, एक चैप्टर में 2 काम बन रहा है, नया चैप्टर भी सीख रहे हैं और काइनेमेटिक्स भी रिवाइज हो रहा है। फिर लोग बोलते हैं फिजिक्स टफ है। अरे जो पहले पढ़ा है उसको दोबारा से रिवाइज भी करा दे रहा हूँ, और क्या चाहिए तुमको भाई साहब, फिजिक्स टफ है। मजाक करने की भी हद होती है यार। क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अगर अल्फा का वैल्यू कांस्टेंट हो, अगर अल्फा का वैल्यू कांस्टेंट हो, तो जैसे फॉर्मूला डिराइव किया था, जैसे अगर मैं एक टर्म लिखूं, हमने क्या देखा है कि ओमेगा जो है वो क्या है, ओमेगा जो है वो डी थीटा अपॉन डी टी है। क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन को ही एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, ओमेगा इंटू डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। इससे काम नहीं बनेगा, इससे काम नहीं बनेगा। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, आसान वाला फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सारे डेरिवेशन नहीं कराने वाला मैं, एक आसान करा दूंगा, बाकी तुम पहले वाले से देखना, क्योंकि डेरिवेशन कोई काम का है नहीं, स्कूल कॉलेज में कई बार पूछ लेते हैं, लेकिन पहले करा दिया इसलिए नहीं करा रहा। अल्फा को ये लिखते हैं ना, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। इंस्टेंटेनियस का वैल्यू लिखा है ये, इंस्टेंटेनियस अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। बिल्कुल सर जी। इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं क्या, अल्फा डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा। बिल्कुल सर लिख सकते हैं, सही चल रहा है, एकदम सही चल रहा है सर।
अब कभी भी ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं तो इसके आगे कौन बचा के निकालेगा? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड से अपने को क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड से इंटीग्रेशन करते हैं। बिल्कुल, इधर लिखा अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन, इधर लिखा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, लिमिट्स पुट करते हैं। ठीक है, अब ये सब चल रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब अल्फा का वैल्यू कांस्टेंटली चल रहा है। जब समय शून्य है तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज करेंगे ओमेगा नॉट, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज करेंगे ओमेगा नॉट, और ओमेगा यूज करेंगे फाइनल वेलोसिटी के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो जब समय शून्य था तो इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, जब समय कोई टी है तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो ओमेगा है। अब इसके आगे सॉल्व करो, अल्फा कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या आ जाएगा? t आ जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, लोअर लिमिट ओमेगा नॉट, अपर लिमिट ओमेगा। इसको सॉल्व करो, अल्फा इंटू टी, लोअर लिमिट में कुछ आना नहीं है, इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका मतलब इस माइनस ओमेगा नॉट वाले टर्म को अगर मैं इधर भेज दूं तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। सर ये तो बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है जो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के जैसा था, और ये है, देखो जिस तरह से तुमने काइनेमेटिक्स में v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला पढ़ा है वैसे ही फॉर्मूला आया क्या? काइनेमेटिक्स में फॉर्मूला पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन रहा है? ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये सारे फॉर्मूला तब वैलिड होते थे जब एक्सेलरेशन होता था कांस्टेंट, ये सारे फॉर्मूलाज तब वैलिड होंगे जब एंगुलर एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट। अब देखो सारे टर्म्स एकदम सिमेट्री बैठ रहे हैं, सिमेट्रिक में मैच कर रहे हैं। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v लिखते थे, यहाँ पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा लिख रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी को u लिखते थे, यहाँ पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के लिए ओमेगा नॉट लिख दिया। यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए a यूज किया जाता था, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए अल्फा यूज करते थे, और t लिखते थे ऐसा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इक्वेशन अगर लिखना है तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा लिखते थे। हाँ सर, बिल्कुल सर लिखते थे अपन। तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। अब ये थीटा क्या है सर? यहाँ पर जिस तरह से s डिस्प्लेसमेंट के लिए होता था ना, यहाँ पे थीटा लिख रहे हैं फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थीटा का मतलब यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और क्या हमने पढ़ा है? और हमने पढ़ा था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इन सब का डेरिवेशन भी है लेकिन मैं नहीं करा रहा क्योंकि जैसे डेरिवेशन इनके हैं वैसे डेरिवेशन इनका भी। फिर हमने एक एसएनएच का फॉर्मूला पढ़ा है भाई साहब, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एनएच सेकेंड, वो आया था u प्लस ए बाई टू 2n-1। अगर मेरे को फॉर्मूला सही से याद है तो उसी तरह यहाँ पर थीटा nth हो जाएगा, मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है अगर वो जानना है तो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू 2n-1। अब इसी इक्वेशंस को मैं वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, इन सारे इक्वेशंस को मैं वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ये जो है थीटा को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इनटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो चेंज ऑफ पोजीशन है, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 ही तो हमारा थीटा था ना, ऐसे ही तो लिख रहे थे। थीटा अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था? फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। तो इसको अरेंज करके आप ये भी लिख सकते हो कि थीटा इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर पोजीशन प्लस ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। हो सकता है आज का लेक्चर मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बोला, हो सकता है। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि सर लेक्चर आपने थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया है तो आप क्या करना, लेक्चर का पेस कम करना, धीरे धीरे देखना। लेकिन ये सारी बातें ना रिविजन है, मतलब ये सारी बातें जो है वो रिविजन है, ऐसा कुछ मैंने पहले पढ़ा दिया है, बस टर्म्स नए थे इसलिए मैंने नए से आपको बताना स्टार्ट चाहा। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।